हुआ और बड़े भाग्यवान हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह साहब, जो कुछ गुरुवर के सब विभूतियाँ हैं। आदरणीय महाराज साहब संतरामपुर, महाराज साहब दहार, प्रेम सिंह बाजोड़ साहब और सम्मानित अतिथि, और कहीं न कहीं आपकी सफलताओं को कहीं न कहीं परखा होगा, जांचा होगे। आदरणीय नायब साहब के लिए भी आप जो है तालियों से स्वागत करें। मैं पुनः अनुरोध करूंगा आदरणीय नरेंद्र सिंह साहब से, क्योंकि कार्यक्रम 2 सत्रों में है। जय महाकाल। से पधारे ऋषि वशिष्ठ आश्रम के परम गुरु के चरणों में वंदन। यहाँ मंचासीन माता जी पधारी माउंट आबू से, उनके चरणों में वंदन। मंचासीन सभी परमार पवार बंधु उपस्थित, यहाँ पर पूरे राष्ट्रभर से पधारे हुए क्षत्रिय परमार पवार बंधु, सबका अभिनंदन, वंदन और स्वागत। ये एक कार्यक्रम बहुत अच्छे उद्बोधन हुए कल भी लाइव के माध्यम से नरेंद्र सिंह साहब और नरेंद्र सिंह साहब की टीम के अथक प्रयासों से। जो दूर दराज भी बैठे लोग थे, इस कारण से मैं भी कल नहीं पहुंच पाया, थोड़ा विलम्ब हुआ हमें, परंतु जो चर्चाएं, जो परिचर्चाएं की गई, वो निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज मन से बहुत ही अद्भुत उद्बोधन हुए, बहुत गौर से सुना और बहुत विस्तार और बड़े अच्छे दृष्टिकोण से किए गए, जिसमें निश्चित उल्लेख किया गया कि आपकी क्षत्रियता, आपकी कुल, आपकी दायित्व, आपके ड्यूटीज़, आपकी कार्यशैली, आपकी धर्मशैली बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब जो भी यहाँ उपस्थित है वो बहुत सौभाग्यशाली है। बहुत ही किस्मत की बात है कि आज गुरुदेव स्वयं यहाँ पधारे हैं माउंट आबू से, और उस पूरे कार्यक्रम में इतने अच्छे उद्बोधन होना, मैं सबका नमन करता हूँ, आभार मानता हूँ कि जिस प्रकार से इतिहास पर, जीवन शैली पर, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, और निश्चित रूप से महाराज का संतरामपुर का मैं आभार कहूँगा जब उन्होंने कहा कि मैं खूब सभाएं अवश्य रूप से, जिस प्रकार से आपका पब्लिक लाइफ है कि राजपूत सभाएं अटेंड मैंने बहुत करी। आज मुझे बड़ा गौरव है कि परमारों की सभा है। ये वाकई ये सारा श्रेय मैं किसी से ले नहीं रहा हूँ, परंतु उसमें एक चीज़ जोड़ रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह जी की जो सफ़र रहा है पिछले 20 वर्ष का, उसका ये सामने अपना दृश्य है। ये किसी का नहीं है, ये आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, और जो आपने नरेंद्र सिंह जी को समय समय पर अपने आशीर्वाद दिए, उसकी आज ये अपन दर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह साहब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि आपका जो इतने समय तक आपने कहीं भी कोई भी इस रत्नमाला को लिखने में काल्पनिक चीज़ों का ना प्रयोग करके, जब मेरी शायद आज से 10-12 साल पहले जब पहली भेंट होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये रत्नमाला कुछ 150-200 पेजेस में आके और लगभग तैयारी में थी, और अच्छा समय देखा जा रहा था कि इसको प्रकाशित कर, अगर नैन्सा में गलत नहीं बोल रहा हूँ तो प्रकाशित कर और इसका एक कार्यक्रम किया जाए। और उसके उपरांत जब समय समय पर आपका भ्रमण और शुरुआत, जैसे जैसे आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई और जानकारियाँ, तो आज भी ये ग्रंथ का उनके इसमें उल्लेख है कि ये मेरा प्रथम एडिशन है। संभावना है कि द्वितीय तृतीय इनके नरेंद्र सिंह साहब का, मैं इसीलिए इसको गौर से पढ़ रहा था, और निश्चित वो होगा जिस हिसाब से आज आप लोगों ने इतना अद्भुत प्रेम उनके ऊपर दर्शाया, इतना आशीर्वाद दिया है, सब इतने वरिष्ठ लोग मंच पर आज आसीन हैं, गुरुदेव स्वयं आसीन हैं, तो निश्चित ही इसकी जब ये जो रत्नमाला जब समाज में जाएगी, आपके घर में जाएगी, और जो युवा या बार जो सभी लोगों ने उल्लेख करा, जब उनके हाथ में ये चीज़ जाएगी, वो चॉइस से जब पढ़ेंगे, तो निश्चित इससे कहीं ना कहीं एक नया दिशा मिलेगी फॉर दी यूथ। जो सम्मानीय बाजोड़ साहब ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, खुद की जीवन शैली के जो उदाहरण दिए हैं, वो मैं सभी से कहूँगा कि ये आज और जब भी यहाँ से उज्जैन की पावन नगरी से अपने अपने क्षेत्र में आप पधारें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें जो आज
उद्बोधन हुए हैं, आशीर्वचन मिले हैं, जो चर्चा हुई है, और इसको जितने ज़्यादा समाज परमार्थ अपवार्थ जो हैं वो हैं, पर अन्य जो उन्होंने दायित्व आज दिया है उसको आगे लेके चलें। मैं पुनः नरेंद्र सिंह साहब को एक बार बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपके इस परिश्रम को शायद जितने नज़दीक से मैंने देखा है और देखता आया हूँ, और उसके कई स्थल और कई चुनिंदा स्थल चुने गए कि साहब कार्यक्रम यहाँ होने की संभावना है या यहाँ होने की संभावना है, और जब श्री महाकाल कोई मंजूरी हुई तो वो हुआ ही उज्जैन में। इससे श्रेष्ठ कभी हो भी नहीं सकता था, ना सोचा था। मैं सभी को यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत वंदन करता हूँ, आभार करता हूँ। इस मंच के माध्यम से अपना पुनः परिचय होते रहे, समय समय पर जब इस प्रकार की गतिविधियाँ हों, इसी उत्साह के साथ आप लोग पधारें, यही मेरे आपसे निवेदन है। जय महाकाल, जय महाकाल। सरस्वती देवी जी की कृपा से, गुरु जी के अनुरोध से, आज्ञा से, मैं आपकी प्रति जो नरेंद्र सिंह जी ने जो विमोचन किया है पुस्तकालय का, वो सचमुच अद्भुत है। परमार इतिहास जो भी था वो बिखरा हुआ इतिहास था। परमार की जो कहने में आती थी पृथ्वी तनी परमार, कि पृथ्वी को अगर खोज की है तो परमारों ने करी है। गुरु जी के आश्रम से अग्निकुल से पहला योद्धा जो अग्निकुल से निकला वो परमार था, पहला वार करने वाला, फिर चौहान आए, फिर पतियार, फिर सोलंकी। बट जो बात वास्तव में अपन सब सुनते थे पृथ्वी तनी परमार, बट लगता था यार परमार है बट कहाँ है, मुट्ठी भर। मगर अगर देखो तो उत्तर में नेपाल से लेके तेरी गढ़वाल से लेके, दक्षिण में जाओ तो फल्टन गोदावरी, पश्चिम में जाओ तो उमरकोट, और ईस्ट में जाओ तो बंगाल में, इतना समूह अपना जो परमार वंश का जो फैला हुआ है, किसी का भी फैला हुआ नहीं है। अगर अपन देखेंगे इतिहास में तो अगर राठौड़ों की बात करें तो वो राजस्थान में सीमित रह के यहाँ थोड़ा अलीराजपुर झाबुआ आ जाए। सिसोदिया की बात करें तो वो वापस वहीं सीमित रह जाते हैं मेवाड़ में। कछाओं की बात करें तो वो जयपुर में सीमित रह जाते हैं। भाटियों की बात करें तो मॉडल भाटी जैसलमेर में सीमित रह जाते हैं। जो परमार, जो पृथ्वी तनी परमार जो कहते हैं, ये कब हुआ होगा? इतना बड़ा शक्तिशाली राज्य अपना रहा होगा। और ऐसे तो कहने में आता है कि अगर अशोक को भी गिनो, चंद्रगुप्त को गिनो, मौर्य तो वो भी परमार थे, तो वो 350 ईसा पूर्व, फिर विक्रम संवत विक्रमादित्य, और फिर भोज, भागपति मुंज और भोज, इनका जिक्र आता है। इन्होंने जो बाण के गांठ बना के जो अपन को रखा था, उसके तार अपने कहीं बिखर गए थे। मैं नरेंद्र सिंह जी का तहे दिल से आभारी हूं कि इतने अलग अलग जगहों से परमारों का इतिहास निकाल के इन्होंने जो ये ग्रंथ बनाया है, रत्नमाला रतन ही है। अपन को खुद को नहीं मालूम होगा कि पंचकोट में भी परमार है। इसलिए एक तो मैं फिर वापस आभारी हूं नरेंद्र सिंह जी का कि वो उन्होंने इतना अच्छा कार्य करा। और दूसरा, ये पहला प्रसंग होगा जिसमें मैं परमारों की सभा में शामिल हुआ। राजपूत सभा होती है वो बहुत होती है, पर परमारों का ये जो पहल है और जो इतना फैला हुआ अपना इतिहास है और इतना पुराना इतिहास है, इतना पुराना इतिहास मेरे हिसाब से तो कोई स्टेट कुल का नहीं दिखता हो। अगर विक्रम संवत से बात करें और वो उसके पहले अगर चंद्रगुप्त मौर्य जो कहते हैं और अशोका कहते हैं कि वो भी परमार थे, जो अपना गोल्डन एज कहा जाता है हिंदुस्तान का, उसमें अपना
गर्व होना चाहिए। और दूसरी बात, आप सबने तलवार तो नरेंद्र सिंह जी को दी, बट तलवार ने अपन को नहीं जोड़ा है, नरेंद्र सिंह जी की कलम ने जोड़ा है। अगर तलवार जोड़ के रखती तो अभी भी मातना राज्य बहुत बड़ा एक कोई बड़ा साम्राज्य होता, बट ये कलम ने जोड़ा है। और कलम राजपूतों में अगर बात करें तो लक्ष्मी के उपासक बहुत कम है। अभी लक्ष्मी के उपासक ज्यादा हो गए, सरस्वती जी के नहीं रहे। सरस्वती का जो उपासक होगा ना, अगर वो मां की शरण में पहुंचेगा कि पहुंचेगी, उसका पूरा जीवन मां के पास जीवन, मतलब वो सरस्वती का ज्ञान जो मिल गया उसमें उसका पूरा जीवन खत्म, मतलब पूरा हो जाएगा। और जो सरस्वती की जो पदवी आएगी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि सरस्वती जी के सामने अपने राजपूतों की लाइनें बहुत कम है। अपन सब हो गए उपासक लक्ष्मी जी के। अब लक्ष्मी जी के पास लाइन बहुत ज्यादा है। अब वो माँ है, सब बेटे को बच्चा जो आएगा कि बालिका आएगी उसको गोद में तो बैठाएगी, बट इतनी लंबी लाइन है कि एक क्षण में बैठाती है, दूसरे क्षण में उतार देती है। और अपने जीवन में ही देखो, लक्ष्मी के उपासक, अगर पहले बात करें, मेरा 69-70 में जन्म हुआ, 70 या 60s में, 1960 के दशक में नाम बड़े किसके थे? टाटा, बिरला, वो खत्म हुए। फिर आए अंबानी, सिंघानिया, विजय माल्या, वो खत्म हुए भाई अदानी। तो सरस्वती जी का, लक्ष्मी जी का जो उपासक है ना, वो सटासट चेंज होता है, क्योंकि मां उतनी देर रख ही नहीं सकती अपनी गोद में। और जो सरस्वती जी का उपासक है, नरेंद्र सिंह जी ने जो काम किया सरस्वती के उपासक होके, लक्ष्मी जी के पीछे ना भागकर, इनका जो इतिहास रत्नमाला जो बनी है वो एक हिस्टोरिकल बुक ही बन गई है। ये अपन नहीं, नरेंद्र सिंह जी रहेंगे नहीं रहेंगे, अपन सब रहेंगे नहीं रहेंगे, बट ये जो ग्रंथ है रत्नमाला, वो एज अ रेफरेंस पॉइंट चलता रहेगा और नाम नरेंद्र सिंह जी का अमर होगा। इसलिए यही प्रार्थना है कि भाई अपन सब राजपूत और हम बापू लोग तो भाई लक्ष्मी जी के सरस्वती के उपासक होता है, बहुत मुश्किल होता है, गणित में मार खा जाते हैं और फिर साइंस में मार खा जाते हैं, बट प्रयास करिए। मां कृपा की हो गई तो आज भी सरस्वती का जो उपासक है, जसराज जी गए संगीत के जीवन में, समझो जसराज जी गए, याद भी जसराज जी याद है, किशोर कुमार गया वो भी अभी याद है, अब्दुल कलाम भी गए वो भी याद है, आर्यभट्ट गए वो भी अपन को याद है। आर्यभट्ट के समय में कोई बता दे कि पूंजी भट्टी कौन था? किसी को नाम पता नहीं होगा। इसलिए आशा करता हूं कि अपन सब सरस्वती जी की मां के चरणों में जाए, महाकाल और सरस्वती माता जी की कृपा से, गुरु जी के विचारों से और उनकी जो पत्र दिखाई हुई बातों से अपन अगर चलें तो अपन पृथ्वी तड़ी परमार आज की बात कर रहे हैं, ये भविष्य में भी 100 साल के बाद ये आ सकता है। पृथ्वीराज राजों में कहा है कि परमार का ही राज आएगा। अगर देखेंगे तो सिसोदियो घर आओसी, जब लश्कर हुक्म नहीं मानसी, सिसोदियो घर आओसी, उसके वो जो है दोहे पृथ्वीराज आसो के, फिरकी को पेट फाटसी, हिंदू तुर्क बाटसी, 36 बरस नीति राज चालसी, फिर जद लश्कर हुक्म नहीं मानसी, सिसोदियो घर आओसी। पर सिसोदियो के बाद वो पंक्ति अभी मैं भूल गया, लिख के लाया नहीं, ये सिरोही महाराज ने बताई थी मुझे क्योंकि उनको कंठस्थ है, उसमें लिखा हुआ है कि परमार वापस आएंगे। यही आशा करके हर्षदी मां की कृपा रही तो ये होगा। जय हर्षदी मां। सहयोग है कि
नरेंद्र सिंह जी ने एक ऐसा काम किया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है, वो इतिहास लेखन है। और इतिहास लेखन की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें अनुसंधान है, शोध है, गणवेषणा है, प्राथमिक तथ्यों का संकलन है, द्वितीय तथ्यों का संकलन है। जब इस पुस्तक पर बहुत विस्तार से श्री नरेंद्र सिंह जी के साथ जब भी चर्चा हुई तो सामान्य तौर पर इतिहास लेखन के लिए लोग अपने पास पुस्तकालयों में जो उपलब्ध साहित्य है उसका उपयोग करते हुए लेखन करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह जी उस पूरी यात्रा को उससे आगे लेके गए। इसलिए अपने आप में एक अनूठा और अभिनव प्रयोग है इतिहास लेखन का, जिसमें वो जो भाट, चारण और राव की परंपरा से उपलब्ध साहित्य है उसका उपयोग करना, उसके अलावा सैकड़ों मीलों की यात्राएं करके जो लोक परंपराएं हैं, लोक साहित्य है, वाचक परंपरा है, इन सब का उपयोग करके इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में इस पुस्तक का प्रणयन किया है। ये अपने आप में बहुत ही श्रमसाध्य कार्य है, बहुत ही परिश्रम का कार्य है, बहुत ही मनोयोग के साथ करने वाला कार्य है। और इतिहास की परतों को खोलकर जो हमारे सामने इन्होंने रखा है ये अपने आप में एक स्तुत्य प्रयास है। और इतिहास हमें अपने अतीत से परिचित करवाता है, ये हमें अपनी परंपराओं से, रीति रिवाज से, वेशभूषा से, बोलचाल से परिचित कराता है। ये हमारे समाज की संस्कृति से, हमारे प्रशासन से, हमारे जो विभिन्न जीवन के आयाम है उससे हमें परिचित करवाता है। और इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 18 राज्यों के जो समूह हमारे सामने आज उपस्थित हुआ है और जब ये सब इस पुस्तक की तरफ लौट कर आएंगे और इस पुस्तक में कहीं न कहीं वो अपना उल्लेख पाएंगे तो अतीत से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर इन्होंने हमें प्रदान किया है। और इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास पर कल से चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको जब इस बात का से है, कुछ लोग हरियाणा से हैं, बिहार से हैं और इसके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण और सुदूर पूर्व से लगाकर पश्चिम और उत्तर तक इसका जो विस्तारण है उसकी कड़ियों पर जोड़कर जब हम अपने इतिहास को हमारी नवीन पीढ़ियों के साथ संप्रेषित करेंगे और जब वो नई पीढ़ियां हमारे उस अतीत को समझेगी, उसके गौरव को समझेगी और उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन क्या है, यह पुस्तक जब हम सब लोग अपने संग्रहालय में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने बैठक के कक्ष में इस पुस्तक को रखेंगे और इस पुस्तक को हम खरीदें और फिर इसको लेके जाएं अपने साथ और इस पुस्तक को अपने कक्ष में रखें और अपनी पीढ़ियों को, अपने समाज के बंधुओं को, हमारे संबंधियों को इसको अवलोकित करवाएं, उसका ज्ञान उन तक पहुंचे,